सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। और अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था संविधान की विशेषताएं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था, अपने एपिसोड 3 में हम अपने संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो 20 प्रश्न है वो आपके 15 से 20 मिनट में बहुत ही शानदार रहने वाले हैं और शानदार तरीके से आपको याद होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो, और बाकी सारी चर्चा हम अपने वीडियो में करते चलेंगे, चिंता नहीं करनी है। अब देखो पहला प्रश्न थोड़ा सा सरल कैटेगरी का लगा है, लेकिन इसमें बातें करेंगे ना, वो बातें बड़ी शानदार रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न पढ़ते हैं। चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है। इस व्यवस्था को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अब इसमें बात करें तो किस देश से लिया गया भाई, कि अपने पास जो इसके सबसे ज़्यादा अपने वोट आएंगे वो अपने पास क्या है, अध्यक्ष बनेगा, वो ही अपने पास कुर्सी पे बैठेगा। ये कहाँ से आया भाई? इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास ब्रिटेन से आया भाई। ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है ना, जिसको वेस्टमिंस्टर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर कहते हैं। ये जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है ना, इस सिस्टम से आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपने पास संसदीय व्यवस्था कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, वो यहाँ से लिया गया है। तो ध्यान में रखना, वेस्टमिंस्टर का नाम आ जाए तो अपने इसी, ये भी ऑप्शन में, ये तो देश पूछा है, इस तरीके के कोई नाम देके पूछे तो वेस्टमिंस्टर होता है। तो ये बढ़िया प्रश्न इसीलिए था भाई। अच्छा, भारत में ये कथन कारण वाले तो आपको बड़े चक्कर में डाल देते हैं। भारत में कथन क्या दिया हुआ? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निचला सदन लोकसभा सदन होता है ना, ध्यान में रखना, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है, जो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को से ग्रहण किया गया है। इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण है ना वो एक ही व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि अपने पास जो ये व्यवस्था है ना, ये कहाँ से ली गई? ब्रिटेन की व्यवस्था से ली गई। ब्रिटेन में जैसी व्यवस्था है अपने पास वैसी व्यवस्था अपन ने यहाँ पे, तो कारण यही है कि अपने ब्रिटेन से लिया गया। इसका मतलब ब्रिटेन में लेने के कारण से ही अपने भारत में ये ऐसी व्यवस्था रखी गई है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है वो एक की व्याख्या भी सही करता है, यानी आर एक की व्याख्या सही करता है। इसके बाद में बात करते हैं। देखो, सूची 1 संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 अपने संबंधित देश और स्रोत है से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। अब आप कूट का चयन आप कर लेना। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये आपके पास कहाँ से लिया गया? ये जापान से लिया गया भाई। कहाँ से? ये अनुच्छेद 21 में ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी? इसमें अपने पास कहते हैं ना दैहिक, प्राण दैहिक और वो की स्वतंत्रता जिसमें है ना, वो है अपने पास यहाँ पे, तो वो जापान से लिया गया है। अच्छा, मूल कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक इसकी बात करें तो ये आपके पास रूस से लिया गया है। इसमें भी आपको सरल है। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन की बात, निलंबन है वो आपके पास जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार यानी आपातकाल, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो अपने जो मूल अधिकार है उनको उनका निलंबन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मैं आगे बात करने वाला हूँ, प्रश्न आएगा ऐसा, वहाँ पे देखना कैसे शानदार तरीके से बताता हूँ। प्रांतीय लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का कार्यकाल है वो अपने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। तो ये अब आप कूट मिलान कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। आगे चले तो आगे क्या दिया हुआ है? भारत को एक संप्रभुता संपन्न राज्य और गणराज्य माना जाता है। इन दोनों अवधारणाओं का सटीक संवैधानिक अर्थ क्या है भाई? अब बात करें इसमें तो भारत अपनी विदेश नीति के लिए ब्रिटेन पे निर्भर और यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत नहीं होता है, पहला ही गलत है। भारत का बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी नीतियां स्वयं तय करता है तथा यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही बात यही है, आगे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी संप्रभुता क्या होती है भाई, है ना? संप्रभुता क्या होती है? सही ना? हाँ, मैं सही लिख रहा हूँ भाई। संप्रभुता का मतलब होता है वह देश, यानी वह देश जो अपने आंतरिक व बाह्य, जो आंतरिक व बाह्य मतलब बाहर के बाह्य फैसले खुद लेता हो, है ना? फैसले, निर्णय जिसको अपन बोलते हैं फैसले लेता हो, वह संप्रभुता होती है, यानी वह देश संप्रभु होता है।
अब इसके बाद गणतंत्र। गणतंत्र आप सभी जानते हो भाई, गणतंत्र क्या होता है, जहाँ का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है भाई। क्या होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए वो देश गणतंत्र होता है। तो अपने भारत की ये दोनों विशेषताएं हैं भाई, अपना भारत किसी से कम नहीं है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए आगे जो आप भारतीय न्यायपालिका की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो भारतीय संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल की गई है भाई। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। शीर्ष स्तर पर उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके अधीन राज्यों में उच्चतम और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत की न्यायपालिका पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, नहीं करती है भाई, बिल्कुल नहीं करती है। अपने प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे तो नहीं करेंगे भाई, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब यहाँ पे अपने पास कथन 1 और कथन 2 तो सही है और 3 गलत है, तो आपके पास केवल 1 और 2 सही है भाई। अपने पास क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही। इसके बाद में प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदबंध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संबंध, अभी पढ़ के आए हैं भाई। विधि द्वारा स्थापित अगर बात करेंगे अपने पास तो वो आप भाई कौन सा, जापान, अभी पढ़ के आए हैं, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, भारतीय कथन। देखो भाई, कथन बढ़िया वाला प्रश्न है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख एवं एकाकी स्रोत माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। इसका कारण मैं बता देता हूँ। विद्वान श्रीनिवासन के अनुसार भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल या कॉपी है, ये कहते हैं भैया ना के अनुसार, और इसके अनेक प्रावधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। यही कारण है कि अपने पास भारतीय संविधान जो है वो 1935 के संविधान का एकाकी स्रोत माना जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो आर है ना वो एक ही व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि अपने पास ज़्यादातर जो प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी सही करता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, सूची 1 विद्वान और विचारक है, या सूची 2 भारतीय संविधान पर दिए गए वक्तव्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने आपको कूट मिलान के बना दिए हैं तो कोई बात नहीं है। देखो, अर्नेस्ट बारकर की बात करें तो ये क्या बारकर है, इन्होंने क्या कहा है भाई, इन्होंने कहा है कि जो प्रस्तावना है ना अपने संविधान की, वो निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी अपने जो संविधान के निर्माता थे ना, उनके मन में क्या चल रहा था उसको जानना है। तो आप संविधान की जो प्रस्तावना उसको पढ़ो, आपको उनके जो उस समय के वक्तव्य दिमाग में चल रहे थे ना, वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये कहना था अर्नेस्ट बारकर का। अच्छा, श्रीनिवासन क्या कहते हैं, श्रीनिवासन अपने पास कहते हैं भारतीय भाई, ये अपने पास भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल कॉपी बताते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है, अपने पीछे आ चुका है। ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें तो ये क्या कहता है, ये आपके पास राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा है, ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा डीपीएसपी को कहा गया है, किसने कहा है ये वक्तव्य, तो आपके पास ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। कैसिवियर ने संविधान को आपके पास क्या रखा है, अधिक कठोर, यानी संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहे हैं, ये कैसिवियर ने कहे हैं। तो प्रश्नों का जो लेवल है ना वो बड़ा शानदार है भी आप लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए भाई, ये रूस से लिए गए। प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाग 4 में, और अगर भाग 4 की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 है ना, 36 से 51 क्या दिया हुआ है, इसमें आपके पास दिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व है। क्या दिया है भाई, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। अब इसमें अपने पास बात करते हैं भाग 4 क की, है ना, 4 क की बात करें तो ये कब जोड़ा गया है, ये आपके पास जोड़ा गया है, ये आपके पास 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इस भाग 4 क में क्या जोड़ा गया है, इसमें अपने पास अनुच्छेद जो 51 है ना, 51 क जोड़ा गया है इसमें, और 51 क में आपके पास 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं भाई। कितने, 10 मूल कर्तव्य। अभी ये मैं आपको यहाँ पे ना इमेज है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो देख लेना।
है ना, वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी आपके पास, पीडीएफ मिलेगी, इमेज नहीं पीडीएफ। अब ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए भाई यहाँ पे। अब आप कहोगे सर 11 थे मूल कर्तव्य, एक जो मूल कर्तव्य है वो आपके पास 2002 में, यानी 86वां संविधान संशोधन जो था ना, 86वां संविधान संशोधन कब 2002 में जो हुआ था, इसके तहत एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, अनिवार्य शिक्षा का, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। पर अपने पास क्या है, राज्य का धर्म होगा, कर्तव्य होगा, तो अपने पास एक कर्तव्य यहाँ पे भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो टोटल मूल कर्तव्य आपके पास कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो ये बात है थोड़ी सी डिटेल वाली। ये प्रश्न तो बहुत सरल है, अब इसमें किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भारतीय संविधान की वर्तमान स्थिति और अनुसूचीगत ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है भाई। इनमें बात करें तो बढ़िया प्रश्न आएगा, कंफ्यूजन करने वाला। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का भाग 3 के तहत शामिल किया गया है, ये गलत है भाई। ये क्यों गलत है, क्योंकि अभी बता दिया है ये भाग 4 क में है, कौन मूल कर्तव्य है। तो ये हो जाता है कि नहीं, बड़ा जल्दबाजी में कंफ्यूजन में आप गलत कर देते हो, मुझे पता है। अपने पास प्रश्न आता कथन कारण वाला, आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कथन सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों के निलंबन की यह व्यवस्था है भाई। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। लेकिन जो मुख्य बात आपको समझानी है वो ये है कि जो अनुच्छेद 58 है ना, अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है। 358 में एक बात लिखी गई है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, राष्ट्रीय आपात लिख देता हूँ मैं आपात, और कब, अनुच्छेद 352 के तहत, यानी अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है, ध्यान से समझ लेना, यानी राष्ट्रीय बाह्य समस्याओं के कारण, यानी युद्ध के दौरान है या जो आपातकाल लगता है उसके बाद, तो यहाँ पे आपके पास जो अनुच्छेद 19 है ना, इसके अनुसार बता रहा हूँ, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में आपके पास 6 स्वतंत्रताएं हैं भाई। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता जो है ना वो स्वतः समाप्त हो जाती है भाई। क्या हो जाती है, ये स्वतः ही अपने पास क्या है, समाप्त हो जाती है। अच्छा, अनुच्छेद 359 में क्या, फिर अनुच्छेद 359 की बात करें तो इसमें आपके पास राष्ट्रपति आदेश निकाल कर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया जाता है भाई। क्या जारी किया जाता है, आदेश जारी होता है, तब जाके आपके पास स्वतंत्र जो अपने मूल अधिकार है ना उनका निलंबन होता है। लेकिन इनके विरोध में अपने पास क्या है, जब इसका अपने थोड़ा सा कुचक्र चल गया, यानी इसके से बेनिफिट उठाने लगे लोग ज़्यादा, तब आपके पास अपने पास 1978 में है ना, 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया भाई। कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया कि आपके पास जब भी, यानी ये जो है ना 19वां जो अपने पास अनुच्छेद 19 के तहत है स्वतंत्रता है, ये आपके पास क्या है, केवल, यानी जो बात है ना, केवल बाहर युद्ध या बाह्य, है ना, युद्ध या बाह्य किसी कारण से राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू हो तो ही आपके पास क्या है, ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो उनका निलंबन होता है। लेकिन अपने पास जो आंतरिक क्या होता है आपातकाल, जिसको अपन सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं ना, सशस्त्र विद्रोह जो होता है, उसके तहत आपके पास ये अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं लागू रहेंगी, ये निलंबन नहीं होगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। इसके अलावा 359 के तहत भी यही कहा गया है भाई। आपके पास 44वें संविधान संशोधन में इनके लिए भी आपके पास क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद आपके पास 19 है, अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, ये दोनों कौन से हैं, इसमें तो दोष सिद्धि वाला आ जाता है, दोष सिद्धि वाला, और इसमें आपके पास प्राण व दैहिक, है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो होती है, ये आपके पास क्या है, लागू रहेंगी, इनका निलंबन नहीं होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
अच्छा, ये चर्चा पढ़ने के बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान मुख्य रूप से किस का स्रोत अपने पास से किस स्रोत से लिया गया है? तो ये भारत का 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये बढ़िया प्रश्न है भाई, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। अगर इसमें बात करें, भारत में चुनाव प्रणाली के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। विधायिका में अध्यक्ष के पद की गरिमा और भूमिका का प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। नहीं, इसमें कथन 1 तो सही है और कथन 2 गलत है भाई। इसमें अपने पास ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष के पद की गरिमा और भूमिका का प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भाई। किससे लिया गया? ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन संविधान से कर देंगे तो ये आपके पास हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, गरिमा और भूमिका का प्रावधान अमेरिकी संविधान से नहीं, ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। अच्छा, इसके बाद में बात है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास? भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये प्रसिद्ध कथन किस संविधान शास्त्री का है? तो ये आपके पास केसी वियर का भी। इन्होंने क्या कहा है अपने भारतीय संविधान के बारे में? ये ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा सरल है, तो इसको मध्यम कैटेगरी में रखा। किसने? केसी वियर ने रखा है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय कथन क्या है भाई? भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक नामांकित के प्रमुख होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और अपने पास मंत्री परिषद में निहित होती है। कथन सही है भाई आपके पास। कारण क्या है? भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होती है। कथन और कारण दोनों सही है, और इसीलिए आपके पास ये जो है ना राष्ट्रपति, ये अपने पास क्या नाममात्र के होते हैं, और अपने पास जो कारण बनता है यानी प्रधानमंत्री वो वास्तविक शक्ति का होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं भाई, कार्यपालिका और विधायिका, इसीलिए ऐसी परंपरा आ जाती है अपने बीच में। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और सामाजिक न्याय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं भाई? अभी देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस से ली गई है। बिल्कुल ली गई है। अब ये रूस से कहाँ से ली गई भाई? रूस से ली गई है 1917 में जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति है ना, रूस की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति भी बोलते हैं। उस क्रांति में अपने पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द है, वो इस क्रांति के दौरान शब्द जो लिए गए थे काम में, यानी अपने सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की लड़ाई के लिए रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, इसीलिए ये रूस से प्रस्तावित, तो ये अपने पास रूस से आ गया। प्रसिद्ध संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। बिल्कुल कहा है, सही है। तो दोनों कथन अपने पास क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया, किस संविधान प्रसिद्ध विचारक ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी कहा है भाई? अगर मैं बात करूं संविधान के निर्माता क्या है, कुंजी जानने की कुंजी है, तो वो आपके पास अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। क्या कहा था अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया भाई, तो इसमें दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। केसी वियर ने अभी ना तो लचीला ना कठोर बताया है। आइवर जेनिंग्स ने अपने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है भाई। क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ये सब शायद आया नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। अंबेडकर जी ने क्या कहा था जब अपने पास ये कहा गया कि भारतीय संविधान है वो दूसरे क्या उधार का थैला है? इसके जवाब में अंबेडकर जी ने वैसे तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन जो उसके जवाब में कि अपने भारतीय संविधान है वो उधार का थैला है, इसमें कहा था कि किसी भी नियम पर अपने पास किसी भी देश का कोई एकाधिकार नहीं है। हमने जो नियम लिए हैं, हमने जो अनुच्छेद लिए हैं, उनको भारत के जनता के अनुसार ढाल के लिया है, इसलिए हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है भाई। ये अपने अंबेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट बात करें, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख ही सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अमेरिका में सही है बिल्कुल। कार्यपालिका संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। इस कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका की इच्छा पर निर्भर करता नहीं करता है, यानी जो कार्यपालिका है ना उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है भाई ये, तो ये अपने पास केवल 1 और 2 सप्ताह है, और ये जो है ना इच्छा पे कार्य करता है, ये भी गलत है। तो ये संसद और विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों आज़ाद है भाई। कार्यपालिका संसद जो होता है ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अपने यहाँ पे होती है। तो ये अपने 1 और 2 सही है, और बाकी जो ऑप्शन 3 है वो गलत है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तुलनात्मक रूप से भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी देखते हैं। भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से पृथक होती है। गलत है भाई।
ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता और सीमित सरकार का ढांचा है। बिल्कुल ये सही आपका हो जाता है, इसमें ज़्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका कथन सही है इसमें। और यहाँ पे आपके पास जो 20 प्रश्न है आज के एपिसोड के, यानी एपिसोड 3 के जो 20 प्रश्न है वो अब कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे अपनी जो संविधान की विशेषताएं हैं वो टॉपिक भी अब कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है संविधान की जो विशेषताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आने हैं ये अपने 3 वीडियोज़ काफ़ी हैं। इनमें इनके अलावा संविधान की विशेषताओं से कोई प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। अब जाने से पहले एक बात और कहेंगे, अपने संविधान की विशेषताएं वो कंप्लीट हो गया है, तो अगले जो अपना क्वेश्चन सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 4 होगा, उसमें अपना नया टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख